हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कला संबंध स्रोत, ठीक है। और आपका यंग का द्विस्लिट प्रयोग, साथ में वैतीकरण एवं ऊर्जा संरक्षण, वैतीकरण का ऊर्जा संरक्षण। तो ये जो क्लास था ये प्रीवियस था, बड़ा डेरिवेशन मोस्ट टाइम वैतीकरण का व्यंजक, जहाँ हमने संपोषी वैतीकरण, विनाशी वैतीकरण को पूरा डीप से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत तो क्या किसे कहते हैं डियर? कला संबद्ध स्रोत तो ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों का जो कलांतर है वो नियत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस कंपलसरी है डियर, लिखना है, बिल्कुल लिखना है आपको। कला संबद्ध स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों का आवृत्तियां समान होती है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों का कलांतर समय के साथ नियत बना रहता है। तो ये होते हैं कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। तो कुछ इसमें नोट्स ये लिखना है आपको, ये छोटा आता है, 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है, बस थोड़ा सा जानकारी रखना है और कुछ विशेष नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है, उनका कलांतर और आवृत्तियां हमेशा समान होना चाहिए। तो इसका अपवाद ऐसा अगर सब समझना चाहें, दो यदि मोमबत्तियां हैं, ठीक है, तो दो मोमबत्तियों का कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। अलग अलग दो मोमबत्तियां क्या हो सकती? कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इससे जो निकलने वाली तरंगाग्र है उसका तरंगदैर्घ्य, उसका आवृत्ति और कलांतर, क्योंकि इतना शीघ्रता से बदलता है डियर, आप सबको पता है तरंगाग्र की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। तो इतनी जल्दी शीघ्रता के साथ ये परिवर्तित होती है कि इनका जो है कलांतर और आवृत्तियां समान होना बहुत ही दुर्लभ है। तो ये संभव नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि दो स्वतंत्र प्रकाशिक स्रोत से कभी भी कला संबद्ध, दो स्वतंत्र प्रकाशिक स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। तो किस किस केस में हो सकते हैं? पहला, एक ही प्रकाश स्रोत के आभासी प्रतिबिंब हो तो उनसे हमको क्या मिल जाएगा? कला संबद्ध स्रोत मिल जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूं, इसको अच्छे से बताता हूं। दूसरा, एक ही प्रकाशिक स्रोत के दोनों वास्तविक स्रोत हों, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो, एक ही प्रकाश स्रोत के दोनों जो है आभासी प्रतिबिंब हो, तब हमको कला संबद्ध प्राप्त हो सकता है। एक ही प्रकाशिक स्रोत के दोनों वास्तविक, आप लोग लिखना है आपको, ठीक है, वास्तविक क्या हो? प्रतिबिंब हो, तब हमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त हो सकता है। तीसरा, एक जो है एक वास्तविक व एक प्रकाशिक स्रोत व दूसरा उसका क्या हो? उसका आभासी या, बताता हूं इसको, आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब हो। तो ये 3 केस में आपको क्या मिल सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत मिल सकते हैं। क्या है ये चीज मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक मोमबत्ती है, चलो, एक क्या है? मोमबत्ती है डियर। अब मोमबत्ती है, इसके सामने एक दर्पण है, ठीक है, और एक इसके सामने क्या है? एक और दर्पण है। आप सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत मतलब रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन ये संभव है। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस मोमबत्ती का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो लाइट आएगी, है ना, इसी से एक और दर्पण है, उससे परावर्तन के पश्चात लाइट आएगी, ठीक है जी। तो वो जो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, तो उससे जो लाइट आ रही है वह भी क्या होगा? हमारा दोनों जो है कला संबद्ध स्रोत की भांति, मतलब दोनों क्या कर सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य कर सकते हैं। दैट्स क्लियर ना? ऐसा आप कर सकते हो कि एक ही मोमबत्ती ले लीजिए, और इससे एकदम समान दूरी पर दो, हमको क्या करना है? इससे एकदम समान दूरी पर 2 स्लिट
क्या कर देना, छिद्र कर देना इस प्रकार H1 और इस प्रकार H2, ठीक है, 2 छिद्र कर देना है। तो इससे क्या करेगा आपको क्योंकि इससे जो तरंगाग्र जो निकलेंगी, इससे जो तरंगाग्र निकलेंगे डियर, वो दोनों के दोनों, ये देखिए ऐसा और ये ऐसा, तो दोनों स्रोत से क्या होगा, एक साथ एक तरंगाग्र दोनों स्रोत से एक ही समय में एक ही साथ टकराएंगे, तो इससे हमको फिर से क्या प्राप्त होगा, नया तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो हो सकता है ये संभव है कि ये दोनों क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे, क्योंकि इनकी आवृत्तियां और कलांतर क्या होंगे, समान होंगे। यही है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, इसी से किया था उन्होंने, ठीक है। कुछ मत करना, एक बड़े टब में पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक शांत टब, मतलब एक टब है, ठीक है, उसमें पानी ले लीजिए, वो शांत टब पानी है, ठीक है, इस प्रकार पानी ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम शांत पानी है, ठीक है, ये तो मैं अशांत कर दिया इसको सपोज करो ये पानी है, क्या है, पानी है। अब इसमें बीचों बीच एक गत्ता लगा दीजिए, ठीक है, पुट्ठा, और उसमें क्या कीजिए, 2 छेद कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और वो छेद कहाँ हो, जस्ट पानी के तल के बराबर हो छेद, और आप क्या करोगे, यहां एक कंकड़ मारिए, बीच में कंकड़ फेंकिए, तो होगा क्या, यहां से तरंगाग्र उत्पन्न होंगी, लहरें उत्पन्न होंगी। यही तो प्रकाश में तरंगाग्र है और इसमें हमारा लहर है, इस प्रकार। तो ये वाला जो तरंगाग्र होगा वो दोनों के दोनों छिद्रों से एक साथ टकराएगा, तो यहां आपको नया जो है तरंगाग्र इस प्रकार से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दोनों के दोनों तरंगाग्र कैसे होंगे, समान कला में होंगे और समान आवृत्तियां होंगी, अर्थात ये दोनों किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, कला संबद्ध की भांति कार्य कर रहे हैं। यही है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखेंगे इसको व्यापक रूप से क्या होती है उसमें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि व्यतिकरण के लिए क्या क्या जो है कंडीशंस हैं। स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें, ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है डियर, ये सिंपल आपको देखना है, ठीक है। जिसकी फर्स्ट है क्या, कि दोनों ही तरंगे एक ही दिशा में संचरित होना चाहिए। स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरंगे, आप लिखते जाइएगा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होने चाहिए। अगर एक दिशा में संचरित नहीं होंगे, अलग अलग दिशा में अगर 2 तरंगे संचरित हो रही है, तो उनके मध्य व्यतिकरण फिर संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। व्यतिकरण कहाँ होगा बताइए मुझे, व्यतिकरण ही नहीं होगा। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए दोनों एक ही दिशा में चलना अनिवार्य है। दूसरा, दोनों की आवृत्तियां समान हो, दोनों की आवृत्तियां समान हो, तभी जाकर के आपको जो है क्या मिलेंगी, आपको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। अब पता चलता है एक की आवृत्ति, ये देखिए 1 सेकंड में इतना बार चलता है, 1 सेकंड में जितनी बार वो क्या हो जाता है, जितना चक्कर लगा लेता है वही हमारी आवृत्ति होती है 1 सेकंड में, ठीक है जी। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल क्या है, आपका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, दैट इज आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता है, एक मान के चलो इतना चक्कर लगा रहा है, और एक हमारा ये देखो, तो स्थायी, आपको स्थायी जो है ये देखिए 1 सेकंड में कितना चक्कर हो गया, 1 2 3 4 5 6 ठो, तो ये इस प्रकार आपको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगी। तो ये स्थायी व्यतिकरण के लिए दोनों की आवृत्तियां भी समान होनी चाहिए, दोनों के आयाम लगभग समान हो, दोनों के आयाम लगभग समान हो। लगभग समान होना इसलिए अनिवार्य है, जब समान होगा तभी आपको क्या मिलेंगी, जैसे कि हमने व्यतिकरण पढ़ा है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होंगे, ठीक है। चौथा है डियर, दोनों कला संबद्ध स्रोत हो, दोनों कला संबद्ध स्रोत हो। कला संबद्ध स्रोत का अर्थ है सीधा सीधा उसका कलांतर क्या हो, कांस्टेंट हो, कलांतर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं, क्या 4 हो गए, 5वां नंबर ये लिख सकते हैं, दोनों प्रकाश स्रोत निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करना चाहिए, प्रकाश स्रोत निरंतर जो है प्रकाश का उत्सर्जन करना चाहिए। 6वां लिख सकते हैं आप, दोनों प्रकाश स्रोत जो है एक वर्णी होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत होने के लिए 2 तो संभव नहीं है ना, एक ही से संभव हो पाएगा, तो वो कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। कला प्रकाश स्रोत हमारा कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए एवं संकीर्ण होना चाहिए। तो ये कुछ स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की कुछ जो है शर्तें हैं। चलिए देखते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का
द्विस्लिट प्रयोग। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डियर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने क्या किया था देखिएगा, यंग ने क्या किया था देखते जाएंगे, है ना। उन्होंने क्या क्या लिया था देखिएगा, एक यंग, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ठीक है, टॉमस यंग। इन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम जो है वैदिकरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। तो उन्होंने क्या क्या बताया था और क्या क्या किया था ये सुनना है आपको और देखना है, ठीक है। H1 H2 और XY, इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। इसका तो पूरा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, जहां हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज क्या है, बड़ा व्यंजक, ठीक, बहुत बड़ा व्यंजक निकालेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट है, ठीक है। ये आज अभी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा थ्योरी है, नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, पूरा मोस्ट डेरिवेशन यार, IMP डेरिवेशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है डियर, उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग सुनिए, फिर मैं इसका बताऊंगा क्या क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब चीज़ बताते हैं। तो इनके जो प्रयोग में एक टेबल है जिसमें S एक वर्णी स्लिट है जिससे जो है प्रकाश को प्रदीप्त किया जाता है। इसके जगह में आप क्या ले सकते हैं, प्रकाश स्रोत भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक वर्णी स्लिट लिया गया, ठीक है, जहां S जो है आपका एक छिद्र है, एक वर्णी, ठीक है। और इसके सामने कुछ दूरी पर एक अपारदर्शी पर्दा लिया गया, जिस पर पुनः H1 H2 दो संकीर्ण स्लिटें हैं, ठीक है, छिद्र है, सीधी सी बात, छिद्र है यहाँ पे H1 और H2। इसके सामने डियर स्टूडेंट क्या लिया गया, एक XY अपारदर्शी पर्दा लिया गया, जिस पर हमें वैतीकरण की जो है प्रतिरूप घटना दिखाई देगी। तो ये इनका संयोजन था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया। प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ देखिए, सुनिए, प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ सुनिए। जब एस स्लिट को एक वर्णी प्रकाश स्रोत जैसे कि सोडियम लैंप से प्रकाशित किया जाता है, तो प्रकाशित किया जाता है डियर, तो इस प्रकार से इसमें से तरंगाग्र जो है उत्पन्न होंगे, ठीक है। इसको सीधा सीधा आप ना वही पानी के टब से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अपने दिमाग में एक फोटो बनाइए पानी के टब जैसा, ठीक है जी, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार ये और ये, तो अब यहाँ से जो है निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये देखो, इनको थोड़ा मैं ज़्यादा दूर बना दिया हूँ, ये मेरी गलती है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर कर दिया मैं उनको। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। बताते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या इस प्रयोग में प्रैक्टिकल में क्या क्या मिला, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सब चीज़ का वर्णन करते हैं, ठीक है भाई। ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा, दिख रहा है जी। हालांकि ये पैटर्न आपको, इसमें पैटर्न में एक, अब मैं ऐसी बना दिया हूं, लेकिन इस पैटर्न में एक स्पेशल जो है गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डियर, क्या होता है, हमको ये देखिए, जैसे कि ये तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा, ठीक है, ये मिल रहा है, ऐसा ये मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे।
ओके डियर, अब देखिए, अब वर्णन सुनिए। ये एक स्वाय पर्दा है, क्या है, पर्दा है। तो जब इस स्लिट को एक वर्णीय प्रकाश से, जैसे कि सोडियम लैंप से प्रदीप्त किया जाता है, ठीक है, प्रदीप्त किया जाता है, तो एक स्वाय पर्दे पर एक समान निश्चित दूरी पर चमकीली एवं काली पट्टियां दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? चमकीली एवं काली पट्टियां दिखाई देती है। जिसकी ये ब्राइट है, ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूं। ये ब्राइट है, ठीक है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर से ब्राइट, ऐसा, ठीक है। तो चमकीली एवं काली पट्टियां दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। जैसे कि ये है, इसको हम बोलेंगे दीप्त। ये ब्राइट है ना, मतलब चमकीला भाग है, तो चमकीले को दीप्त फ्रिंज, एवं जो डार्क दिख रहा है आपको, काला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ काला दिख रहा है इतना, ठीक है, इसको बोलते हैं अदीप्त कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको सेकंड टर्म्स लिखना है, ये प्रेक्षण है, क्या क्या उन्होंने देखा प्रेक्षण। पहला कि जब इस स्लिट को एक वर्णीय सोडियम लैंप से प्रकाशित किया जाता है, तो एक स्वाय पर्दे पर चमकीली एवं काली पट्टियां प्राप्त होती है, जिन्हें क्रमशः दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। दूसरा, इन दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, जिसकी यहां देख पा रहे होंगे आप, ये चौड़ाई देख लीजिए, अदीप्त फ्रिंज है, और इतनी ही चौड़ाई क्या है, दीप्त फ्रिंज का, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा यार, है ना मेरे से भाई, ये ठीक है। दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। तीसरा, ये दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें एक समान रूप से क्रमशः अधिकतम चमकीली एवं न्यूनतम चमकीली होती है। न्यूनतम चमकीली का मतलब है डार्क, ठीक है। ये दीप्त फ्रिंजें एक समान रूप से अधिकतम तीव्रता के चमकीले भाग होते हैं, एवं अदीप्त फ्रिंजें एक समान काली पट्टियां होती है, जिन्हें क्रमशः दीप्त को बी ब्राइट बी से, एवं अदीप्त को डी डार्क से प्रदर्शित किया जाता है। इतना चीज समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसकी व्याख्या सुनिए, व्याख्या इन्होंने कैसे किया, ये सब जो आए हैं इनकी व्याख्या कैसे करते हैं, सुनिए। तो व्याख्या कुछ ऐसा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग का व्याख्या, इससे पहले कौन आया था जी? हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। जब इस स्लिट को एक वर्णीय प्रकाश जैसे सोडियम लैंप से प्रकाशित किया जाता है, तो उससे तरंगाग्र उत्पन्न होती है। चूंकि S1 और S2 दोनों स्लिटें S से एक समान दूरी पर होते हैं, अतः इस पर जब तरंगाग्र टकराती है तो ये दोनों किसकी भांति कार्य करने लगेंगे? ये दोनों S1 और S2 द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति कार्य करने लगते हैं, और इन द्वितीयक तरंगिकाओं से निकलने वाली तरंगाग्र जब एक दूसरे से व्यतिकरण करते हैं, तब हमें एक स्वाय पर्दे पर व्यतिकरण के फलस्वरूप एक स्वाय पर्दे पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। अब ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्या है? जब S1 और S2 स्लिट से निकलने वाली तरंगाग्रों का जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त अध्यारोपण होता है, तो श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त अध्यारोपण होता है, तो फलस्वरूप क्या होगा? इनका आयाम अधिकतम होगा। आयाम अधिकतम होने के कारण डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं, आयाम अधिकतम होने के कारण उसकी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। फलस्वरूप श्रृंग और श्रृंग गर्त अध्यारोपण के फलस्वरूप उसके आयाम अधिकतम प्राप्त होता है, आयाम के फलस्वरूप तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, जिसके कारण वहां हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, और संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होने के कारण वहां जो है दीप्त फ्रिंजें बनती है। तो दीप्त फ्रिंजों की क्या होगी? दीप्त मतलब चमकीली क्यों होगी? क्योंकि तीव्रता अधिक है। तीव्रता अधिक क्यों है? क्योंकि आयाम अधिक है। आयाम अधिक क्यों है? क्योंकि दोनों का जो है श्रृंग और गर्त जो है क्या हो रहा है? अध्यारोपित हो रहा है। जब स्लिट S1 और S2 से निकलने वाली तरंगाग्रों का श्रृंग से गर्त और गर्त से श्रृंग अध्यारोपित होते हैं, तो उनका आयाम कम प्राप्त होता है।
फलस्वरूप उसकी तीव्रता भी कम होती है। तीव्रता कम होने के कारण वहां विनाशी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण के कारण अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, काली होती है, चमकीली नहीं होती, काली होती है, क्योंकि एक का स्ट्रिंग और दूसरे का गर्त, चलिए S1 से, ये S1 का है तरंगाग्र और ये S2 का तरंगाग्र है। अब इसका क्या हो रहा है, इसका स्ट्रिंग और इसका गर्त दोनों अध्यारोपित हो रहे हैं, तो क्या होगा, इनका आयाम क्या हो जाएगा जी, ये ऊपर है, एक आयाम ऊपर है और एक नीचे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपको सबको पहले बताया था, सब मैं जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब आयाम एक दूसरे के विपरीत हो, एक स्ट्रिंग हो, एक गर्त हो और दोनों का मान बराबर हो, तो हमको परिणामी आयाम जो मिलता है वो मिलता है नील बटे सन्नाटा, अर्थात 0। समझ में आ रहा है, 0 प्राप्त होगा। तो आयाम जब 0 है तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, तीव्रता भी हो जाएगी 0। फलस्वरूप वहां पर हमको क्या मिलेगी, काली पट्टी मिलेगी, अर्थात उसे हम क्या बोलेंगे, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये था पूरा यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत बड़ा डेरिवेशन है और उसमें से न्यूमेरिकल मोस्टली आते ही आते हैं। डेरिवेशन भी मोस्ट आईएमपी है और न्यूमेरिकल भी वहां से बनता है। दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा मैं, सरलता से समझाऊंगा। समझ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज, औसत ऊर्जा, व्यतिकरण और औसत ऊर्जा। व्यतिकरण और ऊर्जा संरक्षण देखते हैं डियर। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है डेरिवेशनल। ओके, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मान लो कि किसी कला संबंध स्रोत से 2 प्रकाश तरंगें उत्पन्न होती है। किसी क्षण किसी बिंदु पर उन तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I1 और I2 है, I1 और I2 है, I2 है। उन तरंगों की तीव्रताएं क्या है, क्रमशः I1 व I2 है। अतः किसी समय परिणामी तीव्रता जो होगी, बिना व्यतिकरण के, ध्यान रखिएगा, परिणामी तीव्रता जो होगी वह उन तरंगों के भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है। अब यदि तरंगे व्यतिकरण करती है, करती है तब, तो हम सबको पता है 2 प्रकार की तरंग व्यतिकरण होती है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण यदि होता है, संभव है कि वो संपोषी व्यतिकरण भी हो सकता है ना। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, अधिकतम। और उस अधिकतम तीव्रता का मान आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज प्रीवियस क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, जहां पे मैंने व्यतिकरण का संपूर्ण व्यंजक बताया हूं वहां जाइए तो आपको पता चलेगा। आई मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है डियर, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। और अधिकतम तीव्रता जो होती है, अधिकतम तीव्रता अधिकतम तब होगी जब ये cos फाई अधिकतम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड रहता है, cos फाई पर। तो cos फाई अधिकतम होगा तब तीव्रता अधिकतम होगी। और cos फाई का अधिकतम मान कितना होता है, +1। cos का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है ना। चाहे वो साइन हो चाहे cos हो, दोनों में +1 अधिकतम होता है और -1 न्यूनतम होता है। तो यदि मैं इसके जगह में अधिकतम निकाल रहा हूं तो cos फाई की जगह में रखूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। इक्वेशन 2। ठीक है। यदि विनाशी व्यतिकरण, यदि व्यतिकरण क्या हो, विनाशी हो, तब भैया विनाशी और संपोषी दोनों संभव है। व्यतिकरण होगी तो जरूरी तो नहीं है कि संपोषी ही हो, विनाशी भी संभव है, तो दोनों ही संभव है। तो इस कंडीशन में, विनाशी के कंडीशन में हमारा मिनिमम प्राप्त होता है और जो कि होगा डियर, सॉरी यार, ये प्लस होगा। cos फाई का वैल्यू अधिकतम 1 तो +1 होगा और cos फाई का न्यूनतम मान क्या होता है, -1। तो -1 जब cos फाई के प्लेस पे रखोगे तो ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इस प्रकार उन तरंगों का, ठीक है, व्यतिकारी तरंगों का जो औसत ऊर्जा हो, औसत तीव्रता होगी वो हो जाएगा डियर क्या, I मैक्सिमम प्लस I
मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो देन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है, I1 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 और डिवाइडेड बाई में 2। दे आर कैंसल्ड एंड वी हैव I एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 और डिवाइडेड बाई 2। देन आप वहां से कॉमन निकाल लीजिए I1 I2। इस प्रकार I औसत का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है I1 प्लस I2। मतलब क्या है ये समझो, ऊर्जा संरक्षण हो रही है, चाहे संपोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो। व्यतिकरण होती है तो जो है दो भिन्न भिन्न तरंगों के, ठीक है, भिन्न भिन्न तरंगों के किसी क्षण पर परिणामी तीव्रता, उनके योग परिणामी तीव्रता का मान व्यतिकरण के पश्चात भी उनके औसत मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये देख लीजिए, इससे मैं लिख सकता हूं I एवरेज दैट इज इक्वल टू I, अर्थात औसत तीव्रता जो है, औसत तीव्रता व्यतिकरण के फलस्वरूप औसत तीव्रता उसके परिणामी तीव्रता के बराबर होती है। बस यही आपको निकाल के दिखाना था। यह है हमारा क्या चीज, ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसके लिए, व्यतिकरण के लिए। तो डियर आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल यार डेफिनेटली अटेंड करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज पूरा का पूरा IMP होने वाला है, डेरिवेशन हो, ठीक है, पूरा डेरिवेशन है। हम दीप्त यही अंक स्लिट का प्रयोग का ही हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है, डेरिवेशन निकालेंगे, जहां फ्रिंज चौड़ाई निकालना है हमको, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, जिसको मैं पूरा जो है एक क्लास में पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने देखा था व्यतिकरण की व्यंजक है ना, व्यतिकरण घटना की व्यंजक जो देखे हैं और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक जो निकालेंगे, उन सबको मैं एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पार्ट में करा दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।